फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि वर्ग 3 की क्लासेस चल रही है, पहला टॉपिक हमने नंबरिंग सिस्टम के आधार संख्या पद्धति के आधार पे। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे भिन्न भिन्न की अवधारणा मूलभूत सक्रिया के आधार पर। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो क्लासेस चल रही है हमारी, ये क्लासेस जो है ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जो भी क्लासेस है, जैसे 6ठी है, 8वीं है, 7वीं है, जो भी क्लासेस है, ये सभी में ये जो टॉपिक है छोटे छोटे हमने डिवाइड किए हुए हैं। ये टॉपिक सारे इसमें कवर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक, लास्ट तक बने रहे। और इसका जो अगला प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा आपको, जिसमें आपको कमेंट में नंबर बताना है अपने कि इसमें से कितने नंबर आए हुए हैं। और चैनल से आज ही जुड़े, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले भिन्न भिन्न की अवधारणा। भिन्न होता क्या है, हम सबसे पहले ये समझें। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2/5, ठीक। अब ये 2/5 है, ये 2/5 क्या होता है, कैसे रहता है, ठीक है। तो इसको डायग्राम के द्वारा या चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉलम बनाए हुए है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5, ठीक। ये 5 है तो हमने यहाँ पर 5 कॉलम बनाए। अब यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 है। तो ये जो 2 है, इस 2 को हम यहाँ पर लाइनिंग कर देंगे। ये 2 हमने लाइनिंग कर दी है, तो जो 2 है ये 2 आ जाएगा, तो ऊपर का हिस्सा रहता है। और जो 5 रहेगा ये 1 2 3 4 5, ये 5 का रह जाता है, ठीक है। अब जैसे कि ये 2/5 है, तो इस 2/5 को हम अंश और हर में कैसे बताएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, आप जो ऊपर का हिस्सा रहेगा उसे हम अंश कहेंगे, और जो निचला हिस्सा रहेगा उसको हम हर कहेंगे, ठीक। इसलिए इसको हम यूँ बोल सकते हैं कि 2/5 डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 2/5। ये तो हमारी अवधारणा थी। अब हम समझेंगे साधारण भिन्न और सजातीय भिन्न। साधारण भिन्न और सजातीय भिन्न दोनों एक जैसी रहती है। ऐसे संख्याएं जिसका हर समान हो। साधारण भिन्न और सजातीय भिन्न दोनों समान रहती है। साधारण भिन्न जो संख्या रहती है, सजातीय भिन्न जो संख्या रहती है, वो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं जिसका हर समान हो। अगर मान लीजिए कि जो भी संख्या बटे में है उसमें अगर आपका हर अगर समान निकल रहा है, जैसे कि मान लो 1/2, 3/2, 5/2, तो जो ये 2 लग रहा है हर का ये हिस्सा, तो इसको हम साधारण भिन्न या फिर इसको सजातीय भिन्न भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव भिन्न और विजातीय भिन्न, ठीक। दशमलव भिन्न और विजातीय भिन्न में क्या होता है कि यहाँ पर जो संख्या रहेगी, ये जो संख्या रहेगी इसमें हर हमेशा असमान तरीके से आता है, मतलब अलग अलग। जैसे कि मान लीजिए जो हर रहेगा यहाँ, ठीक। सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ पे हम हर कर लीजिए इसको, ठीक है। जो हर रहता है यहाँ पर, जो हर है ना, साधारण भिन्न जो संख्या रहती है यहाँ पर जो हर जो रहेगा वो समान रहेगा, जिसको हम सजातीय भिन्न या साधारण भिन्न कह सकते हैं। साथ ही दशमलव भिन्न और विजातीय भिन्न जो रहती है उसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जिसका हर असमान हो। जैसे कि मान लो 2 है या 6 है, जैसे कि 1/2, 3/2 या 5/6। इसमें हमेशा से जो हर रहता है वह असमान तरीके से होता है या अलग अलग कह सकते हैं, जिसको हम विजातीय या फिर दशमलव भिन्न भी कह सकते हैं, ठीक। और दशमलव भिन्न की एक और संख्या पहचान आती है, जैसे कि मान लीजिए 1/10 या फिर 1/100 या फिर 1/1। इसको हम दशमलव भिन्न भी कह सकते हैं।
सम भिन्न या उचित भिन्न, ठीक है। सम भिन्न या उचित भिन्न, सम भिन्न ऐसे संख्या को कह सकते हैं हम जिसका अंश हर से छोटा हो, ठीक। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने 2/3, 3/5 या फिर 4/। सम भिन्न जो संख्याएं रहती है उसमें हमेशा से अंश जो रहता है वो छोटा रहता है। ये एक ट्रिक है, ठीक। अब ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं, जिसमें हम अगर संख्या पहचानते हैं किसी जो संख्या दी हुई है इसमें से अगर संख्या पहचानना रहेगा, अगर मान लो आपको ऑब्जेक्टिव में 4 दे दे, जैसे कि मान लो 2/3, 5/1 है, 9/20 है या फिर 1/। अब अगर मान लीजिए इसमें से हमको सम भिन्न निकालना है या उचित भिन्न निकालना है, तो हम अंश के आधार पर सम भिन्न संख्या निकाल सकते हैं। सम भिन्न संख्या में हमेशा से जो अंश रहता है वो हर से छोटा रहता है, ठीक है। तो विषम भिन्न संख्या है, विषम भिन्न इसका उल्टा रहेगा। विषम भिन्न में क्या रहेगा, जो अंश रहेगा वो अंश हर से बड़ा रहेगा। जैसे मान लो मैंने 5/2 लिखा है, ठीक है। और जो 5/2 है तो जो अंश है यह हमेशा से बड़ा रहेगा। विषम भिन्न संख्या को पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पर अंश जो रहेगा वो हमेशा से हर से बड़ा रहेगा। आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसमें देख सकते हो कि अगर अंश में अगर कोई बड़ी संख्या दिख रही है हर से, तो डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हो यहाँ पर विषम भिन्न। अब संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न जानने के लिए सबसे एक अच्छा तरीका है इसको हम मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे संख्या लिख सकते हैं। अब इसको अगर अपने को करना है, इसको कन्वर्जन करना है अपने, ठीक है। संयुक्त भिन्न से सम भिन्न और सम भिन्न से संयुक्त भिन्न या विषम भिन्न से संयुक्त भिन्न, इसको कन्वर्जन करेंगे। इसको पढ़ना बताओ, पढ़ना बताओ। 1 सही 1/2। अभी वीडियो बना रहा हूँ। चलो, संयुक्त भिन्न जो है उसको हम विषम भिन्न में या सम भिन्न में संयुक्त भिन्न में, इसमें कन्वर्जन ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने संयुक्त भिन्न जो संख्या दी हुई है यहाँ पर 2 सही 2/5, ठीक। सबसे पहले क्या करना है आपको, इधर वाले को हमेशा से गुणा करना है, ठीक है। इस वाली संख्या का इस वाली संख्या से गुणा करना है और इधर वाली जो संख्या रहती है इसको हमेशा जोड़ना रहता है, ठीक है। अब ये जो संख्या दी हुई है, ये संख्या जो दी है 5 में 2 का गुणा करेंगे हम तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक। अब 10 आने के बाद में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 12 और 5 का 5 ऐसे लिखेंगे तो ये 5/12 हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि विषम भिन्न और सम भिन्न में क्या क्या होता है, तो जो ये संख्या रहेगी इस संख्या को हम कैसे जानेंगे कि ये विषम है कि ये सम है, ठीक। कमेंट में बताइए जरा थोड़ा। चलो मैं बता देता हूँ आपको। मैंने क्या कहा था आपको कि जो ये ऊपर की अंश की संख्या रहेगी वो अगर बड़ी है तो यहाँ पर हम इसको विषम भिन्न कह सकते हैं, है ना। अगर मान लो यहाँ पर 5/12 आता तो ये सम संख्या हो जाती है ना, इसको हम सम भिन्न कह सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था संयुक्त भिन्न से सम या विषम में करना। अब अगर मान लो सम या विषम से डायरेक्ट संयुक्त में कन्वर्ट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है 7/4, ठीक, ये लिखा है। अब संयुक्त भिन्न या भिन्न में इसको करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 में 4 का भाग देंगे। तो भाग देने के पहले हम क्या करेंगे, 4 एकम 4 और इसको अगर घटाते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाता है, ठीक। तो ये अगर आ गया है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 3/4, ठीक। अब इसको हम अगर डायरेक्टली वापस से ये करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आएगा 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4, ये डायरेक्टली ऐसे आ सकता है। भिन्नों को जोड़ना आपस में या फिर घटाना रहेगा या गुणा रहेगा या भाग रहेगा, एक ही संख्या से मैं चारों सवाल आपको करके यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम
यहाँ पर जो ये भिन्न की संख्याएं दी हुई है इनको हम जोड़ना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि नीचे का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमको यहाँ पर तीनों के नीचे की हर की संख्या, ठीक, लघुत्तम समापवर्तक निकालने के पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हर की संख्या है उनका हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना जरूरी है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर निकालेंगे तो 3 से 3 1 गया डायरेक्टली, फिर यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 10 बचा। अब यहाँ पर मैं 5 से इसको दे रहा हूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली 2 से सीधे सीधे, ठीक। अब इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 9 10, 10 और 10 या 30, ठीक। तो ये लघुत्तम समापवर्तक आ गया है इसका। अब लघुत्तम समापवर्तक आने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे 30, ठीक। अब हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि जो नीचे की जो संख्या रहती है उसमें हमको डायरेक्टली लघुत्तम समापवर्तक जो आया हुआ है उसको हम भाग देंगे, किससे, 3 से, ठीक। 3 से देने के बाद में अगर इसको भाग देते हैं हम तो कितने में आ जाएगा 10, ठीक। तो यहाँ पर तो ये कट रहा है। अब जो 10 बचा है इस 10 को हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, ठीक। 5 से गुणा करने पर यहाँ पर जो आता है वो यहाँ पर 50 आता है। तो ये जो 50 है ये 50 हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे और जोड़ का निशान है तो जोड़ का निशान यहाँ पर लगा रहेगा, ठीक है। ऐसे ये मेथड में अपने को करना है। यहाँ पर वापस से 5 यहाँ लेना है तो 5 अंकी 20, ठीक है। और इसको लेने के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर जो 6 है तो 6 में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये 12 आ रहा है ना। तो ये जो 12 लिखा है मैंने यहाँ पर वापस से जोड़ का निशान लगाएंगे और यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है इसमें हम 30 का 10 से भाग देंगे तो 10 दिया 30, 3 बचा। अब 3 में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 दिया 9, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद में हम यहाँ पर 30 ऐसा लिख देंगे और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 50 और 12 62 होते हैं और 62 और 9 71 होते हैं। इस तरीके से हम इसको जोड़ने वाली भिन्न संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर इसमें मैं घटाना में बताता हूँ, ठीक है। अगर घटाना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सीधे से माइनस लगाना है, पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा और यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, ठीक। माइनस लगाने के बाद में इनमें हमको घटाना है। अब 50 में से 12 जाएंगे तो आपको 38 बचेंगे। अब 38 में से 9 घटाएंगे हम तो 29 बचेंगे। तो यहाँ हम इसको 29 कर देंगे। यह हम इसको घटा सकते हैं। अब जो ये संख्या दी है इसमें हमको गुणा कैसे करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब ये समान दिख रही है आपको तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है ये डायरेक्टली यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको 6 कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ अगर देखेंगे इसका लघुत्तम समापवर्तक हमने निकाला तो यहाँ पर 6 आया है। अब 6 आने के बाद में हम यहाँ क्या करेंगे कि जो यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको कि भाग देना है तो 6 में हम भाग देंगे यहाँ पर। तो 6 में भाग देने पर 1 आएगा और 1 के साथ में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, अब यहाँ गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगा दिया अपन ने। और उसके बाद में वापस से हमने यही मेथड में करा है यहाँ पर यह सवाल। तो हमने इसमें करने के बाद में 1 जो आएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा डायरेक्टली गुणा करने पर। अब इसमें भी हमको ऐसा ही करना है कि 6 से 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 जो आएगा उसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में जो है 6 है ये सीधा हमने यहाँ उतार लेते हैं और 5 के 15, 15 एकम 15,
गुणा करने पर ये जो संख्या रहेगी ये संख्या इसे प्राप्त होगी 15/6 में। अब आगे हम मूलभूत सक्रियता पढ़ेंगे, संक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें हम जोड़ घटाव गुणा भाग। जब भी हम गणित के सवाल देखते हैं तो तीसरी कक्षा से हम देखते हैं कि हमको जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाया जाता है। अब जो जोड़ का वैसे तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जब जोड़ जो रहता है उसको हम इन चिन्हों से जानते हैं, जिसको हम धनात्मक बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको प्लस बोलते हैं। ठीक। और जो घटाव रहता है उसको घटाव को हम इस चिन्ह से जान सकते हैं। जो गुणा है उस गुणा को हम इस तरीके से चिन्ह में देख सकते हैं, और जो भाग रहता है वो इस तरीके से देख सकते हैं। अब हमको अगर इनमें से कुछ भी मूलभूत सक्रियता के अंदर अगर इसमें से कुछ करना है हमको, तो सबसे पहले क्या होता है कि ऐसी कोई दो संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी ऐसी संख्या रहती है, या तो 2 अंकों की, 3 अंकों की, 1 अंकों की, जो भी संख्या रहती है वह 0 से लेकर 9 तक के बीच में रहती है। अब मान लीजिए कोई भी ऐसी दो संख्या है, उसमें से हम इसमें से कर सकते हैं, या फिर कोई वस्तुएं रहती है या कोई चिन्ह रहते हैं, इनमें से हम इन जो चारों है जोड़ घटाव गुणा भाग इसमें से हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो संख्याओं का अगर है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर से 4 3 8 5, ठीक, 4 अंकों की संख्या जो मैंने यहाँ पर एक संख्या बनाई है ना, इसी में से लीजिए 4 यहाँ से लिया, 3 यहाँ से लिया, और 8 जो है यहाँ से लिया है, 5 यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया हुआ है। और उसके बाद में नीचे भी हम जैसे कि ये तो एक संख्या हो गई है ना, मैंने क्या बोला था कि दो संख्या, कोई भी ऐसी दो संख्या जिसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या फिर भाग कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम नीचे जैसे कि 3 2 5 1, ये दो संख्या हो सकती है। अब इसको अगर हमको जोड़ना है तो हम इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, जैसे कि 5 और 1 6, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 3 7। इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। आपको ज़्यादातर 5 अंकों का या 6 अंकों की संख्याओं का जोड़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर मान लो इसी के आधार पर हम दशमलव की संख्या का करते हैं, तो दशमलव की संख्या अगर मान लो मैंने लिखा है पर 38.05 और यहाँ पर लिखा है मैंने ये जो संख्या दी हुई है, इसको अगर दशमलव के आधार पर करना है तो दशमलव के आधार पर हमको ये इसको जो बिंदु दिख रही है इसको हमको केंद्र बिंदु मानना है। इधर भी जो संख्या रहेगी वो यहाँ से चालू होगी इस तरीके से, और इधर से जो रहेगी वो इस तरीके से चालू होगी। इसको हम इसका केंद्र बिंदु मान सकते हैं दशमलव को। अब जैसे कि मान लो मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया है, 5 यहाँ पर लिख दिया है, फिर 0 यहाँ पर लगा दिया है, फिर 8 और 8 16 का 6, 6 और 1 4। इस तरीके से हमको अगर संख्या अगर आ जाएगी तो इसको हम घटा भी सकते हैं। जैसे कि मान लो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। इस तरीके से हम इसको घटा सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर दशमलव की संख्या भी आ जाती है तो जिस तरीके से हमने जोड़ के सवाल करे थे उसी तरीके से हम घटाव के सवाल भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 25.0 10, फिर 5.100 और फिर उसके बाद में 10.80। ठीक, इस तरीके से अगर सवाल आते हैं दशमलव के, तो जिस तरीके से हमने केंद्र बिंदु माना था, इस शून्य को केंद्र बिंदु माना था, उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको भी केंद्र बिंदु मानकर घटा सकते हैं। जैसे कि 0 का 0 आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 1 बचा हुआ है और यहाँ पर 8 है, तो हम उधार लेंगे यहाँ पर, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा और 1 का 1 आएगा यहाँ पर, दशमलव की यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो 25 रहेगा तो 5 रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 25.010 लिखा
उसके नीचे हमने 5.100 लिखे या फिर 10 रुपये 10.080 लिखा। अब हम इसमें से घटाएंगे तो 0 का 0 आएगा। अब इधर से एक उधार लेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पर, और एक का एक वापस हम नीचे उतार देंगे संख्या नहीं होने के कारण। उसके बाद में जो यहाँ पर उधार लेना तो यहाँ पर बचा था 4 है ना, एक इधर ले लेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में से 5 घटाएंगे हम तो 9 आ जाएगा, फिर एक में से एक घटाएंगे हम तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम ये सवाल दशमलव के भी कर सकते हैं। इसी आधार पे हम गुणा देखेंगे। जिस तरीके से हम जोड़ और घटाव कर रहे हैं उसी आधार पर तीसरे नंबर में गुणा के चिन्ह के आधार पर हम ये जो 2 सवाल रहेंगे, ये सवाल हम इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। परीक्षा में ज़्यादातर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि एक सवाल दे दिए, इसमें से आपको बताओ, ठीक है। जैसे मान लो 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। अब यहाँ पर चिन्ह लगाने के बाद में 5 नवा की 45 का 5 हासिल का 4, 5 10 10 और 4 14 का 4 हासिल का 1, 8 पंजे 40 और 1 41 का 1 हासिल का 4, 2 दूना 4 और 1 5। अब इसी आधार पर हम यहाँ पर 9 दूना 18 का 8 हासिल का 1, 2 दूना 4 4 और 1 5, 8 दूनी 16 16 का 6 हासिल का 1, 2 दूना 4 और 1 5। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का और 2 7, 8 8 16 और 4 20 की 0 हासिल का 2, 5 और 2 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 6 और 5 11 11 और 1 12 12 का 2 हासिल का 1, 5 और 1 6। ऐसे कैसे हम इसमें गुणा कर सकते हैं। अब इसमें भी हम दशमलव में ऐसा गुणा कर सकते हैं, पर उसके लिए एक फायदा हमको ये है कि जैसे मान 5.32 और 3.22, ठीक है। ऐसा हम संख्या अगर दशमलव की हमको गुणा करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये संख्याएं एक सामान्य स्तर पर लिख देते हैं। अब इसको लिखने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूना 4 3 दूना 6 और 5 दूना 10। अब यहाँ पर चिन्ह लगाने के बाद 2 दूना 4 3 दूना 6 5 दूना 10। अब ऐसे कैसे इसको भी करना है, 3 दूना 6 3 तिया 9 5 तिया 15। अब इनको जोड़ लेंगे हम 4 6 4 10 की 0 हासिल का 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 9 और 1 10 ने 11 11 का 1 और 1 5 6 और 1 7 और 1। अब ये जो संख्या रहेगी हम ये यहाँ पर सीधे लिख देंगे। इसमें आगे क्या करना है हमको, ये संख्या लिखने के बाद में कि जैसे कि 1 2 3 4 संख्या है तो यहाँ क्या करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। जितनी संख्या पीछे रहेगी उसको गिन के हम यहाँ पर दशमलव का ऐसा लगा देंगे। ऐसा लगाने के बाद में क्या है कि यहाँ पर डायरेक्टली हम 2 के 4 के बाद यहाँ लगा देंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर 28 25 और 0। अब इसको हम कितने से भाग देंगे, 4 से। तो 4 से अगर भाग देंगे तो 4 7 28 काट देंगे। काटने के बाद में यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। अब 4 छंकी 24। अब यहाँ पर बचा 1 0 आया। अब 0 आने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का बड़ा इसके अंदर अगर बोलेंगे यहाँ पर तो 8 आ जाएगा 2 बार में, और यहाँ पर आ जाएगा 2 बचेगा। अब ये 2 बचा है, ठीक है। अब ये 2 बचा है, इसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे, ठीक। 2 अगर जो बच रहा है उसको हम शेषफल बोलेंगे, और जो 762 बच रहा है इसको हम भागफल बोलेंगे। और जो भाग देने वाली संख्या रहती है, वो भाग देने वाली संख्या को हम भाजक बोलते हैं, ठीक। ज्यादातर सवाल ऐसे ही आते हैं कि एक सवाल दे दिया है और एक सवाल देने के बाद में उसमें अगर आपको पूछ लिया है कि ये क्या है तो इसको हम भागफल बोल सकते हैं। अगर जैसे मान लो ये जो संख्या दे दी है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम भाजक कहेंगे। इस आधार पर हम इसको ऐसा कर सकते हैं।
इस तरीके से हमने आज ये सवाल करे हैं। अभी हमने वर्ग 3 क्लासेस के हिसाब से, वर्ग 3 की क्लासेस के हिसाब से हमने आज दूसरी यूनिट गणित की कर ली है और कल हम आगे की तीसरी यूनिट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े फैला दें।